अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर चल रहा था उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक। ये सिर्फ लास्ट टॉपिक ही नहीं है, ये फेडरल बोर्ड वालों का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन भी है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो फेडरल बोर्ड इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, वो शॉर्ट भी बना लेता है कभी और लॉन्ग भी बना लेते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज्म है क्या एक्चुअली? फीडबैक मैकेनिज्म होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इटसेल्फ कंट्रोल बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ये ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें हमारे पास जो कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उससे जो भी प्रोडक्ट बन रही है वो प्रोडक्ट ही रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म कि उस प्रोडक्ट का फीडबैक क्या आ रहा है। प्रोडक्ट किसी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रही है वो फिर रिएक्शन को फीडबैक क्या दे रही है, क्या वो फीडबैक इतना कंट्रोलिंग है कि उसको चला सके या रोक सके। तो ये हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। फर्दर आगे से हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। अच्छा, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो या वो उसकी मर्जी है, डेफिनेशन पहले लिखनी होती है फीडबैक मैकेनिज्म की विद वन एग्जांपल। वो शॉर्ट देगा तो विद वन एग्जांपल दे देगा, वो हो सकता है पॉजिटिव की दे दे, हो सकता है नेगेटिव की दे दे। तो आपने कोई भी एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख के। डेफिनेशन ये है हमारे पास, ठीक है। बात शुरू करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आई है किसी भी रिएक्शन की, वो क्या कर देती है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आ जाएगा कि कोई रिएक्शन हुआ, उसकी प्रोडक्ट बनी और उसी रिएक्शन ने उसी उसी प्रोडक्ट ने उस रिएक्शन को तेज कर दिया। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में आएगी। जो पॉजिटिव फीडबैक होती है ये होम्योस्टेटिक नहीं होती, ये होम्योस्टेसिस वाला फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ चीज बढ़ाती है, एक नैरो रेंज में नहीं रखती। और हेल्दी इंडिविजुअल में ये बहुत कम होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है पॉजिटिव फीडबैक की? हमारे पास है ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, हमारे पास हेड ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स। सर्विक्स की वॉल पे, सर्विक्स की वॉल पे ये बेबी का हेड है, सर्विक्स की वॉल पे जो ही ये टच होगा तो सर्विक्स क्या करेगी, एक मैसेज जनरेट करेगी, नर्व इम्पल्स जनरेट करेगी और वो ब्रेन तक भेजेगी कि बेबी का हेड जो है सर्विक्स पे टच हो रहा है। अब ब्रेन पे जब ये मैसेज पहुंचेगा, ब्रेन आगे से हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को कहेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करो। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पास ब्लड से कैरी हो के यूटिरस में आएगा, तो यूटिरस में आके मजीद कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ऑक्सीटोसिन जब यूटिरस में पहुंचेगा मजीद कॉन्ट्रैक्शन करेगा और इस कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, बेबी का हेड फिर टच होगा, फिर टच होगा तो फिर वो मैसेज आएगा। तो इस तरीके से मोर एंड मोर मोर ऑक्सीटोसिन जो है आता रहता है। ये पॉजिटिव फीडबैक थी, मैकेनिज्म हुआ, उस मैकेनिज्म ने, उस प्रोडक्ट ने उसी उसी मैकेनिज्म को स्पीड अप किया, मतलब ये ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, हमारे पास है सकलिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट। बच्चा माँ का दूध पीना शुरू करता है, माँ की जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उन पे लगे हुए होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। सकलिंग एक्शन से क्या होता है कि वो मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, उधर से मैसेज आता है मदर के ब्रेन में, ब्रेन से वहां से फिर वो हाइपोथैलेमस से होके, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहता है जी ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है, फिर ये आता है ब्लड में। जब ये ब्लड में आता है फिर ब्लड से होके जाता है मिल्क डक्ट्स के पास, उधर क्या होता है, मिल्क डक्ट की डायलेशन होती है, मिल्क डक्ट की डायलेशन होगी तो मिल्क इजेक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी, एक एक एक्शन हुआ और उसी की प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट को खुद बढ़ाते चला चला गया। तो हमारे पास ये पॉजिटिव फीडबैक है। रिपीट कर दूं कि सकलिंग एक्शन को इन्फेंट हुआ, मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, उसने मैसेज दिया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करके मेमोरी ग्लैंड के डक्ट्स को डायलेट किया कि मिल्क इजेक्शन हो जाए। अब ये वही टेक्निक गवाले अप्लाई करते हैं। गवाले ने जब बछड़े को दूध पिलाना होता है, सॉरी बछड़े, गवाले ने जब दूध निकलवाना है वो पहले बछड़े को भेजता है। वो भैंस का बच्चा जाता है, बछड़ा जाता है, दूध पीना शुरू करता है, मदर के पास मैसेज आता है कि बछड़ा दूध पी रहा है। मदर क्या करती है, ऑक्सीटोसिन बनाना शुरू कर देती है। अब जब ऑक्सीटोसिन बनाती है, मिल्क ज्यादा निकलने का टाइम आता है, अब गवाले सियाने होते हैं, वो बछड़े को पीछे करके दूध निकालना शुरू कर देते हैं। वो असल में वो भी पॉजिटिव फीडबैक ही करवा रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि हमारे पास एंड प्रोडक्ट रिवर्स द डायरेक्शन होती है, कि एक रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनी है उसने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया कि बस अब और नहीं होना। तो ये नेगेटिव फीडबैक में आएगा। और नेगेटिव फीडबैक वाले जितने भी हैं हमारे पास होम्योस्टेटिक होते हैं। इन्होंने बॉडी को एक नैरो रेंज में रखा हुआ है, अपने सारे फंक्शंस को एक नैरो रेंज, ना ये ज्यादा होने देते हैं ना ही ये कम होने देते हैं। ये बात एमसीक्यूज में आ जाती है, कौन सा फीडबैक जो है होम्योस्टेटिक होता है, तो वो नेगेटिव फीडबैक है। अब इसकी एग्जांपल है जी ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है कि आपके पास जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाती है, मेनली आफ्टर मील, बंदा खाना खाता है, खाना खाने की डाइजेशन हुई, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सारा ब्लड में आ गया, तो ब्लड की जो ब्लड ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। अब जब लेवल बढ़ेगा तो पैंक्रियाज तक मैसेज जाएगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। पैंक्रियाज क्या करते हैं, पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट कर देते हैं। अब इंसुलिन सेक्रेट होकर ब्लड में आएगी और इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड में बनाती है, पहली बात। तो सेकंड, जो ब्लड में ग्लूकोज फिर ये उसे उठाएगी, सेल्स में डिपॉजिट कर देगी, मेनली मसल सेल्स और हमारे पास ये एडिपोज सेल्स जो होते हैं, फैट्स के सेल्स जो होते हैं, उनमें डिपॉजिट कर देगी कि ब्लड में शुगर उगेगी, यहाँ नजर ना हो, यहाँ से गायब हो जाओ। तो वो जो खाने के बाद शुगर लेवल रेज हुआ था, इंसुलिन की वजह से वो क्या हो जाता है, शुगर लेवल लो होकर नॉर्मल पे आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि आपको कुछ टाइम गुजर गया, खाना खाए हुए काफी टाइम गुजर गया, अब जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, अब जब ब्लड शुगर लेवल गिरेगा, नॉर्मल से गिरेगा, नेगेटिव फीडबैक। अब जब गिरेगा तो फिर पैंक्रियाज आएंगे, पैंक्रियाज के अब अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन बना के भेजेंगे, ये ग्लूकागॉन हार्मोन जाएगा, लिवर को कहेगा वो जो ग्लाइकोजन बनाई थी उसे जरा दोबारा तोड़ो ना, ग्लूकोज बना के ब्लड में भेजो। तो लिवर ग्लाइकोजन तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, फिर हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल भी हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज बना, उसने क्या किया, वो गिरे हुए ग्लूकोज के लेवल को दोबारा से उठा लिया, एक नॉर्मल लेवल पे लिया। ये जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हमारे पास ये नहीं है कि ऐसे चलता रहेगा, बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा गिरेगा, मतलब कंटिन्यूसली ऐसे नहीं होगा। ये हमारे पास ये टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है, मतलब है तो ये नेगेटिव फीडबैक ही, तो लेकिन ये टाइम टू टाइम ये वेरी कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास इसी की आती है नेगेटिव फीडबैक की, वो है हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल। अब ब्लड में जो कैल्शियम नॉर्मल लेवल है वो 9 to 11 मिलीग्राम पर 100 है, पर 100 ml हमारे पास 9 to 11 mg ये कैल्शियम लेवल होता है। अब हुआ क्या हुआ, ये कि जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हुआ, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हुआ, थायराइड ग्लैंड तक मैसेज आएगा, थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सेक्रेट करेंगे, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जाएगा, ब्लड में जो कैल्शियम ज्यादा है उसे उठा के बोन में डिपॉजिट कर देगा। तो वो एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है सारा बोन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड में कैल्शियम का लेवल अब आपको कम शो होगा। कैल्शियम गया किधर, वो तो सारा ब्लड बोन में चला गया ब्लड से। तो एक चीज ये हुई। अब सेकंड चीज है कि जब हमारे पास कैल्शियम लेवल गिर जाता है, हमारे पास ये 9 to 11 जब mg पर 100 ml से लेवल गिरेगा कैल्शियम का, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास मैसेज आया, फिर अब जाएगा पैराथायराइड ग्लैंड के पास। ही पैराथायराइड ग्लैंड के पास जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन पीटीएच वो सेक्रेट कर देते हैं। ये पीटीएच क्या करता है, हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को कहते हैं जरा बोन को तोड़ के वो मेरा कैल्शियम तो वापस ला दो। तो वो क्या करता है, बोन में जो कैल्शियम डिपॉजिट किया हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट पैराथर्मोन की वजह से उसको उठा के दोबारा ब्लड में भेज देते हैं। तो ये जो चीज है आपके पास, जो बोन में कैल्शियम की डिपोजिशन है, ये हमारे पास 20 to 25 एज तक होती है, ज्यादा निकलता कम है। अब 25 एज के बाद ये डिपॉजिट कम होता है, निकलता ज्यादा है। जो जो एजिंग आती है बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि हमारे पास ये कैल्शियम लेवल निकल ज्यादा रहा है। अब जब एजिंग आएगी, बंदा 45-50 तक पहुंचेगा, बोन्स काफी वीक हो चुकी होंगी। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम निकलता ज्यादा है। तो उससे उससे बचाने का तरीका कार क्या है, उससे बचने का तरीका कार यही है कि आप ये जो 25 to 30 एज है आपकी, आप इसमें मिल्क इनटेक ज्यादा करो, कैल्शियम इनटेक ज्यादा करो, ताकि बोन में कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट हुआ हो, ताकि निकलते जो उसने वैसे 45-50 तक निकलना है,
वो हो सकता है 60, 65, 70 तक जाके उस उतना निकले। तो ये है कि अर्ली एजेस में कैल्शियम इनटेक ज़्यादा करना। तो खैर हमारी बात कहाँ से कहाँ निकल गई। ये भी हमारे पास एग्जांपल है जी कि इसकी नेगेटिव फीडबैक है कि कैल्शियम लेवल ज़्यादा हुआ, थायराइड ग्लैंड ने कैल्सिटोनिन निकाल के काम किया, जब कम हुआ पैराथायराइड ने पैराथॉर्मोन निकाल के ज़्यादा कर दिए। तो एक एक नैरो रेंज में उसे रखा होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।